हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार से जुड़े बहुत से क्वेश्चन एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी के एग्जाम में तथा अन्य व्यापम के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप एमपीपीएससी व्यापम के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं अमीशा जायसवाल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। आप सभी को मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में बीचों बीच देखने को मिलता है। अब चूंकि हमारा मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में मध्य में है, इस वजह से इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं या हार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश में कह देंगे। तो भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब जैसा ही आप भारत के नक्शे को देखते हो तो आपको पता चलता है कि हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम की दिशा की ओर हम देखते हैं अरब सागर है, दक्षिण दिशा की ओर हम देखते हैं हिंद महासागर है और पूर्व की दिशा की ओर हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो 3 ओर से समुद्र से घिरा होने की वजह से भारत का जो दक्षिणी भाग है उसे प्रायद्वीपीय भारत का भाग कहते हैं या पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप एमपी को प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में एमपी है, तो पेनिनसुलर इंडिया के उत्तर में मध्य प्रदेश स्थित होगा। यहां पे मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बताई है, ध्यान से समझिएगा। चूंकि हमारा एमपी भारत के नक्शे में मध्य में स्थित है, इस वजह से मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश या हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से से देखें मध्य प्रदेश को तो ये उत्तर दिशा की ओर हमें देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ में उत्तर में स्थित है। साथ ही साथ अगर आप एमपी को देखेंगे तो किसी अन्य देश के साथ ये सीमा नहीं बनाता और ना ही किसी समुद्र के साथ हमारे एमपी की सीमा लगती है। तो ना ही किसी देश के साथ इसकी सीमा लगेगी और ना ही किसी समुद्र के साथ इसकी सीमा लगेगी। तो इस वजह से मध्य प्रदेश को लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं या फिर स्थलरुद्ध राज्य बोलते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। भारत का हृदय प्रदेश है, ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में है, साथ ही स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक थे, आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग होके एक नया राज्य बना है। तो जब एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों एक राज्य थे तो विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे। 9 फिजिकल डिवीजन में एमपी को पहले डिवाइड किया गया था, लेकिन विभाजन के पश्चात 2 भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन और दंडकणाने क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए। इसे अगर आप नक्शे में देखो तो ये पूरे जो आपको फिजिकल डिवीजन दिख रहा है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था उसमें महानदी बेसिन का क्षेत्र होगा और साथ ही दंडकणाने क्षेत्र होगा। ये दोनों क्षेत्र मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन सभी की डिटेलिंग हम देखते हैं। वर्तमान में कितने मध्य प्रदेश में फिजिकल डिवीजन होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के साथ साथ एमपीएसआई 2017 के एग्जाम में आ चुका है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 7 भौतिक प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। ये एमपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही एक और क्वेश्चन था दूसरे सेट में जिसमें आंसर था 3 भागों में मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना या भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। अब आप बोलोगे मैम आप क्या बोल रही हो, एक तरफ तो आप बोल रही हो 7 भौतिक प्रदेश है, दूसरी तरफ आप बोल रही हो 3 भौतिक प्रदेश है। तो इन दोनों को भी हम समझेंगे कैसे होगा। इसके साथ साथ वर्तमान में 9 भौतिक प्रदेश भी हैं एमपी के। ये तीनों कॉन्सेप्ट में अभी आपको समझाने जा रही हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 3 भौतिक प्रदेश कैसे होंगे। 3 भौतिक प्रदेश या 3 फिजिकल डिवीजन, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है मध्य उच्च प्रदेश, सेंट्रल हाईलैंड्स या मिडिल हाईलैंड्स लिखा रहेगा इंग्लिश में। तो पहला हो गया मध्य उच्च प्रदेश। फिर इसके अंतर्गत 5 भाग है, देखेंगे इसके अंतर्गत तो मध्य भारत का पठार, इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल इंडिया प्लेटू,
मालवा का पठार, पठार को प्लेटू बोल देते हैं तो इंग्लिश में मालवा प्लेटू। फिर बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना प्लेटू और नर्मदा सोन वैली। तो मध्य उच्च प्रदेश पहला ऐसा हो गया जिसके अंतर्गत 5 है। फिर सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा रेंज, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, पश्चिमी सतपुड़ा या राजपीपला श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा या महादेव श्रेणी या मैकाल श्रेणी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा हम देखते हैं पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटू, जिसके अंतर्गत बघेलखंड पठार है। तो इस प्रकार से 3 भौतिक प्रदेश होंगे। सभी को समझ में आ गया? पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी, तीसरा पूर्वी पठार। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसी में हम देखेंगे 7 भौतिक प्रदेश कैसे होते हैं। 7 भौतिक प्रदेश के लिए इसे भी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला भाग है मध्य उच्च प्रदेश। अब इसके अंतर्गत ये 5 थे, ये 5 डिवाइडेड है। मध्य भारत का पठार, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी। तो ये 5 हो गए। सतपुड़ा श्रेणी को 6वें नंबर पे हम काउंट करेंगे और पूर्वी पठार को 7वें नंबर पे। तो इस प्रकार से 7 भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। तो ये भी आंसर हमने देख लिया कि भाई 7 भौतिक प्रदेश कैसे होते हैं। अब दिमाग में चल रहा होगा मैम 9 भौतिक प्रदेश भी आपने बताया, तो यहाँ पे देखना 9 कैसे होगा। अब मध्य उच्च प्रदेश सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत ये 5 हो गए। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया 3 डिवाइडेड है, तो पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 3 पार्ट्स में लेकर। तो 5 और 3 8 हो गए और बघेलखंड पठार 9वें नंबर पे। तो टोटल 9 भौतिक प्रदेश इस प्रकार से हो जाएंगे। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट को जान लिया कि मध्य प्रदेश को वर्तमान में 3 भौतिक प्रदेश में भी बांटा गया है, 7 भौतिक प्रदेश में भी बांटा गया है और 9 भौतिक प्रदेश में भी बांटा गया है। अब एग्जाम में कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आपसे बन जाना चाहिए। अब इसको हम मैप में समझते हैं कैसे, कहाँ पे कौन से क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया मध्य उच्च प्रदेश सेंट्रल हाईलैंड्स, इसके अंतर्गत 5 थे। तो पहला हम देख लेते हैं मालवा प्लेटू, आप सभी को दिख रहा है, पहला हो गया। फिर नर्मदा सोन वैली दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे सेंट्रल इंडिया प्लेटू लिखा हुआ है, मध्य भारत का पठार हिंदी में कह देंगे इसे, तो मध्य भारत का पठार। चौथा हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार और 5वां रीवा पन्ना प्लेटू। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हमने ये 5 पॉइंट देख लिए, मालवा प्लेटू, नर्मदा सोन वैली, सेंट्रल इंडिया प्लेटू या मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू या रीवा पन्ना प्लेटू। फिर अलग से हमने आपको बताया था सतपुड़ा रेंज और ईस्टर्न प्लेटू या बघेलखंड प्लेटू। टोटल यहाँ पे अगर आप देखो तो 6वें नंबर पे ये लिख देती हूँ, 7वें नंबर पे। तो टोटल 7 भौतिक प्रदेश आपको बने हुए देखने को मिल ही रहे हैं मैप में साफ साफ। अब यहाँ पे इनकी डिटेलिंग हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश की कुछ विशेषताएं हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, व्यापम के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सारे एग्जाम को टारगेट करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फुल डिटेल में आपको बेसिक से समझाया जा रहा है। तो मध्य उच्च प्रदेश यहाँ पे हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरह से फैला हुआ है, इस तरह से देखो ये फैला हुआ है, एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो हम बोल देते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश ज्यामितीय दृष्टि से त्रिभुजाकार है। त्रिभुज की आकृति बनाते हुए आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं अलग से फिर से बना देती हूँ, इस तरह से त्रिभुज की आकृति बना रहा है ये, तो त्रिभुजाकार है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश में लगभग 66% भाग में फैला हुआ भाग आपको देखने को मिलेगा। लगभग 2/3 क्षेत्र में फैला हुआ है मध्य उच्च प्रदेश का भाग। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मध्य प्रदेश का 2/3 66% हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत आता है और इसका ज्यामितीय दृष्टि से आकार त्रिभुजाकार है। इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से, धारवाड़ चट्टानों से, डक्कन ट्रैप की चट्टानों से और विंध्यन चट्टानों से हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात, वाटरफॉल्स है, नदी घाटी, रिवर वैली है और मैदान मतलब प्लेन्स का क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे मध्य उच्च प्रदेश में। लगभग 66% भाग में ये फैला हुआ है। यहीं पे सर्वाधिक नदियां आपको बहती हुई देखने को मिलेंगी। तो नदियां बह रही हैं, जलप्रपात उसी पर बने हुए हैं।
साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैदानी भाग भी, प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ऊपर की ओर हम देखते हैं कि यूपी है, इस वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, नीचे के हिस्से में महाराष्ट्र है, फिर इधर हम देखेंगे पश्चिम की ओर तो गुजरात और राजस्थान है। तो हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऊपर उत्तर दिशा की ओर कौन सा राज्य है, तो आपको पता होगा यूपी है। दक्षिण दिशा की ओर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। तो इस तरह से हमको ये सारे पॉइंट पता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल डिवीजन की, तो उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा कि यूपी में आपकी बहती है गंगा नदी, और गंगा नदी को ज्वाइन करती है यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद में। तो उत्तर दिशा की ओर गंगा यमुना का मैदानी भाग है, उत्तर दिशा है ना ये, नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर गंगा यमुना का मैदान। फिर पश्चिम दिशा की ओर हम देखेंगे अरावली रेंज है, अरावली श्रेणी। फिर नीचे आपका महाराष्ट्र है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में फ्लो करती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ में है। ये तो मैंने आपको मध्य प्रदेश के बता दिए कि मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर क्या है, पश्चिम दिशा की ओर क्या है, दक्षिण दिशा की ओर क्या है और पूर्व दिशा की ओर क्या होगा। कमेंट में आप सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा की ओर कौन सा मैदान होगा। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा की ओर कौन सा मैदानी भाग होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे मध्य उच्च प्रदेश की, सेंट्रल हाईलैंड्स की, जो इस तरह से फैला हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड्स का पॉइंट देखना अब, ठीक है। क्या है ये? मध्य उच्च प्रदेश का भाग। मध्य उच्च प्रदेश के भाग में हम देखते हैं कि उत्तर की ओर तो यमुना का मैदान है भाई, ठीक है, यमुना का मैदान हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं पश्चिम दिशा की ओर अरावली श्रेणी है, बट इसके दक्षिण में नर्मदा सोन वैली और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। दक्षिण में क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन वैली और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और उत्तर दिशा की ओर हमने देखा यमुना का मैदान। यहाँ पे देखो नोट्स में लिखा हुआ है मध्य उच्च प्रदेश, उत्तर नॉर्थ में यमुना का पठार है, वेस्ट में अरावली श्रेणी है, साउथ में है नर्मदा सोन घाटी या सतपुड़ा श्रेणी, और पूर्व दिशा की ओर छोटा नागपुर का पठार होगा। अगर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इस वाले एरिया में, तो छोटा नागपुर का पठार आपको आगे की ओर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है। तो आप सभी को इतना तो पता होगा कि विंध्याचल श्रेणी यहाँ पे पूरी फैली हुई, तो विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से, सोन नदी अमरकंटक से निकलकर बहते हुए बिहार दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। अधिकतर नदियां गंगा नदी से मिलती हैं, इसलिए मध्य उच्च प्रदेश को गंगा नदी बेसिन कहा जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में ये पूछा गया था कि मध्य उच्च प्रदेश को कौन सा नदी बेसिन कहा जाता है, नर्मदा नदी बेसिन, चंबल नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन या उपरोक्त सभी। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत करके दिया था गंगा नदी बेसिन। अब आप बोलोगे मैम क्या बात कर रही हो आप, गंगा नदी तो उत्तर में बह रही है यूपी में। तो हाँ जी, आपने सभी ने सही कहा, गंगा नदी यूपी में बह रही है, बट मैं क्या बोली, गंगा नदी बेसिन मध्य उच्च प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा इसे अभी हम समझते हैं। अब इसे यहां पे ध्यान से समझिएगा कि गंगा नदी बेसिन कैसे होगा। ये कॉन्सेप्ट, गंगा नदी बेसिन मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत है। आप सभी को पता होगा यहां से आपकी चंबल नदी फ्लो करके जा रही है, यमुना से मिल गई, सिंध नदी जा रही है, फिर यमुना से मिल गई, बेतवा नदी भी यमुना से मिल गई, केन नदी गई, यमुना से मिल गई, लेकिन अंत में यमुना नदी तो गंगा से ही मिलती है ना, यमुना नदी गंगा से मिलेगी। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, सोन नदी बिहार में जाके, सोन नदी बिहार में जाके गंगा नदी से मिलती है दानापुर में। तो दानापुर में जाके सोन नदी गंगा से मिल रही है, फिर यहीं से टोंस नदी निकल रही है, वो भी गंगा से मिल रही है। तो सारी नदियां ओवरऑल गंगा नदी से ही मिल रही हैं। इस वजह से गंगा नदी बेसिन बोल रहे हैं। आप सभी के घर में बेसिन होगा। अब यहां पे इसको समझना, अब इस बेसिन में आप पानी चाहे
एक गिलास पानी डाल दो, या फिर एक टब भर के पानी डाल दो, या फिर नल को खुला छोड़ दोगे तो पानी यहाँ पे पूरा जा रहा है, लेकिन सारे एक ही रास्ते से होकर नीचे की ओर जा रहे हैं ना बेसिन से। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि यमुना नदी में चंबल सिंध बेतवा केन मिल तो रहे, लेकिन अंत में यमुना नदी गंगा में ही जाकर मिल रही है, टोंस नदी गंगा में जाकर मिल रही है, सोन नदी गंगा में जाकर मिल रही है। इस वजह से बोला जा रहा है कि मध्य उच्च प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें गंगा नदी बेसिन आपको देखने को मिलेगा। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। साथ ही अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या होगा, तो नर्मदा नहीं होगा भाई, गंगा नदी बेसिन होगा, क्योंकि अधिकतर नदियां गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर पूछा जा रहा है कि एमपी का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है, नदी बेसिन की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन होगा। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2018 में भी आया था, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मध्य उच्च प्रदेश को गंगा नदी बेसिन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे हमने आज जाना मध्य उच्च प्रदेश के कुछ पॉइंट्स। ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए मध्य उत्तर प्रदेश की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए मेंस में कि मध्य उत्तर प्रदेश की विशेषता बताएं, सेंट्रल हाईलैंड्स की क्वालिटीज अगर आपको लिखने को आती हैं, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको समझाए आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हम इन सभी की डिटेलिंग डिस्कस करेंगे। मालवा प्लेटू की डिटेलिंग, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल रेंज, रीवा पन्ना, बघेलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया प्लेटू, इन सारे फिजिकल डिवीजन की डिटेलिंग में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को और व्यापम के एग्जाम को टारगेट करते हुए। इस वीडियो में आज इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।